कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। सभी बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि हम याद तो कर लें लेकिन कॉपी में कैसे लिख के आएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, वो किस तरह से अपनी कॉपी में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो किस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है कथा वस्तु। पहले उस कहानी का थोड़ा सा परिचय दिया गया है। कथा वस्तु यानी कि उस कहानी में क्या क्या है, क्या क्या बताया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या इस तरह से भी आ सकता है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए, या पंचलाइट कहानी का कथानक लिखिए। ठीक है, तो कथानक आए, सारांश आए, कथा वस्तु आए, आपको इसी तरह से लिखना है। पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश के अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्रामीण परिवेश से ग्रहण की गई है और इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलेट कहते हैं, उसके माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों की जो मनोदशा होती है उस ग्रामीण या ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही मार्मिक और यथार्थ रूप से इस कहानी में जो चित्रण है किया गया है या इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण इसकी कथा वस्तु का मुख्य उद्देश्य है। ये थी छोटी सी इसकी कथा वस्तु और अब आप यहाँ पर लिखेंगे सारांश। अब आप ये ना समझे कि कथा वस्तु हमें इतनी सी लिखनी, जब आपसे सारांश पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे तरह से इसको लिख कर जाइए। अब देखिए कुछ बच्चे सारांश से ही लिखना शुरू करते हैं लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा कथा वस्तु लिखते हुए सारांश लेके जाते हैं, तो ये अच्छे नंबर लाने की एक खास बात होती है। आप सीधे से लिखेंगे और सारांश लिखा और आपने कहानी शुरू कर दी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कथा वस्तु डालेंगे फिर नीचे से सारांश शुरू करेंगे तो ये आपको अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में दिलाएगा, अगर इस ढंग से आप अपनी कॉपी में ये सारांश लिख करके आएंगे तो। अब शुरू होता है इसका सारांश। सारांश का अर्थ होता है कि जो कहानी है उसका मुख्य जो बातें हैं वो आपको लिखनी है। ठीक है, अगर इसकी पूरी कहानी आपको जाननी है पंचलाइट की तो इस कहानी में के अंत में आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए और वहाँ पर आपको इस कहानी का लिंक मिल जाएगा। अब सुनते हैं कहानी का सारांश। रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा और इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट कहकर पुकारते थे। पंचलेट खरीदने के बाद जो इस 10 रुपए बच गए उसमें उन्होंने पूजा की सामग्री खरीदी। सबको पंचलेट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट देखने के लिए एकत्र हो गए, लेकिन प्रश्न ये पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि अगर एक गांव वाले व्यक्ति दूसरे वाले गांव वाले जो व्यक्ति हैं, अगर जो दोनों टोली में बटे हुए हैं, अगर दूसरी टोली से मदद लेंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि कोई भी आदमी जो है किसी दूसरी टोली वाले से मदद नहीं लेगा और ना ही ये पंचलेट जलाया जाएगा। पंचलेट यहाँ पर जो एक लालटेन है होती है उसको कहा गया है, जो ये पंचों के ने खरीदी थी पंचों के लिए, तो इसका नाम उन्होंने पंचलेट रखा है। पंचलेट खरीद के तो ले आते हैं लेकिन जलाया कैसे जाएगा ये उनको जानकारी गांव वालों को नहीं है, तो दूसरे गांव वालों से भी नहीं पूछ सकते जो टोली के लोग हैं, क्योंकि उससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि लोग खरीद तो लाए जलाना तो आता नहीं है। तो इसलिए वो बड़ी ही ऊहापोह में है कि अब खरीद लिया तो जलाएं कैसे। अब उन्होंने तय कर लिया कि चाहे वह बिना जले ही पड़े रहे लेकिन हम दूसरी टोली वालों से नहीं पूछेंगे।
आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। डिबरी सब आप लोग जानते ही होंगे कि जिसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था और फिर उसको बत्ती डाल करके जलाया जाता था, उसको डिबरी बोलते हैं। पंचलैट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। जब वो जलाया नहीं जा रहा था लालटेन जो थी, तो क्या हुआ कि लोग जो है मजाक बना रहे थे। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि कान पकड़ के उठक बैठक लगाइए तो शायद ये जो पंचलैट है आपका जलने लगे। जो भी लोग कह रहे थे वो सब सहन कर रहे थे। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुंडरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। उसी गांव में एक लड़का था गोधन, जो गोधन मुंडरी को देख करके सलीमा का गाना गाता था और इस वजह से गांव वालों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। सबका संपर्क उससे तोड़ दिया गया था। हुक्का पानी का मतलब होता है कि अब कोई भी उस व्यक्ति से संबंध नहीं रखेगा। तो उस गोधन का हुक्का पानी बंद था, लेकिन मुंडरी जानती थी कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है, लेकिन बेचारी बताए कैसे, क्योंकि अगर वो नाम ले दे तो सब लोग जो है उसको समझेंगे कि वो उससे फिर से संपर्क बनाने के लिए उसका नाम ले रही है। तो इसलिए मुंडरी कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन मन ही मन उसका आ रहा था कि पंचायतों की बात है, पंचायत की बेइज्जती की बात है। तो उसके मन में बार बार आ रहा था कि उस बता दिया जाए कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। इस तरह से आप लिखेंगे। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुंडरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कल्याणी को बताई। कल्याणी ने सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए, गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं बुलाया जाए, और अंत में उसने बुलाने के लिए निर्णय ले लिया गया। जब पता था कि गोधन जो है हुक्का पानी बंद है, और हुक्का पानी बंद का मतलब होता है कि किसी से कोई संपर्क नहीं, उससे संपर्क नहीं होगा, कोई संपर्क करेगा नहीं। हुक्का पानी का मतलब यही बंद होता है। लेकिन अब जब बात आई पंचायत की बेइज्जती की, तब पहले बहुत सोचा गया, विचारा गया कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। फिर बाद में निर्णय ले ही लिया कि बेइज्जती से अच्छा है कि गोधन को माफ़ किया जाए और उसको बुला लिया जाए। अंत में उसे बुलाने का निर्णय ले ही लिया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलैट जलाने के लिए नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गई और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पंचलैट में तेल भरा। तभी गोधन ने पूछा कि स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलैट जला दिया। पंचलैट के जलने पर सभी लोग प्रसन्नता से की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल में जो मैल था वो दूर हो गया और कीर्तनीय लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंडरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, और खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में जो गोधन है, गोधन ने मुंडरी की ओर देखा और उसकी दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुंडरी की ओर देखा, और उसके कारण दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुंडरी की पलकें झुक गईं। ये था पंचलैट कहानी का सारांश। मुझे आशा है कि आपको अब अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा और कॉपी में कैसे लिख के आएंगे ये भी आपने जान लिया होगा। तो इसी तरह से साफ साफ कॉपी में लिख के आइए, या बोर्ड में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और ये जो आपको लिखा हुआ दिखाया गया है, ये कक्षा 12 की जो छात्रा है अदिति गौतम, उसने ये लिखा है अपनी कॉपी में। वो कैसे लिखती है ये आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि लिखा कैसे जाता है। तो आप इस कॉपी के माध्यम से आप भी इस तरह से लिख सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।